Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some of the important subjective type questions and their sample answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy? प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 22 को लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछ दे तो कैसे डील करेंगे वो मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, What makes Jack feel caught in an ugly middle position? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो अधूरा या कम या नहीं पढ़े हुए बच्चों के लिए ये मतलब बाउंसर हो जाएगा। क्या पूछ दिया, ये कहाँ से पूछ दिया, है ही कहाँ से आखिर कहानी में। सबसे पहले तो क्वेश्चन के बारे में पढ़ने के बाद जो की वर्ड्स मैं बोलता हूँ कि होते हैं वो इस क्वेश्चन में की वर्ड्स हैं कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन। ये सेम वर्ड्स यूज हुए हैं टेक्स्ट बुक में। शुड विजार्ड हिट मॉमी चैप्टर का टेक्स्ट बुक में ये वर्ड्स एग्जैक्टली यही वर्ड्स वहाँ से लिए गए हैं। अब एग्जाम्पल भी आप देख लो, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन रहा तुम्हारा अगली मिडिल पोजीशन, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा टेक्स्ट बुक। इसमें देखो कि कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा अगली मिडिल पोजीशन, नीचे से थर्ड लाइन यहाँ पे दिखता है, ये देखो, और यही देखो पूरा लाइन लिखा हुआ है, He felt caught in an ugly middle position। ये लाइन देख रहे हो ना, टेक्स्ट बुक का है। He felt caught in an ugly middle position, और ये कहाँ से है कहानी में वो देख लो कि ये कहानी के एंडिंग वाले पैराग्राफ से इसके बाद कहानी ख़त्म हो रहा है टेक्स्ट बुक में। एकदम जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें ये चौथा, नीचे से चौथा लाइन में ये बात लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि जैक को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी अगली मिडिल पोजीशन में फंस गया हो। पहले तो हम आपको ये दिखा दिए कि कैसे क्वेश्चन एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक से किस पार्ट से है वो पढ़े हुए स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एकदम ये आखिरी लाइन में है। ये तो टेक्स्ट बुक हुआ। अब इसी टेक्स्ट बुक को जब मैं अपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस में डिस्कस करता हूँ, एक्सप्लेनेशन वीडियोस में, तो देखो उसमें भी मैंने तुमको ये वाला लाइन, ये सेंटेंस तुमको पढ़ाया है या नहीं। यहाँ देखो पढ़ के, येलो हेडलाइट के साथ है, हाईलाइट के साथ, He felt caught in an ugly middle position, जिसका मीनिंग भी हम उस समय बताए होंगे उस क्लास में, बैड पोजीशन, सिंपल मीनिंग इसका।
बैड पोजीशन, और उस दौरान हम डिस्कस किए होंगे कि किस बैड पोजीशन की बात की जा रही है। तो अगर आपने चैप्टर टेक्स्ट बुक से पढ़ा है लाइन बाय लाइन, चाहे जहाँ भी पढ़ा हो, जिससे भी पढ़ा हो, तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपके माइंड में ये वाला सेंटेंस आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, अगली मिडिल पोजीशन ये कहाँ, किस पार्ट से है ये स्टोरी के। तब समझना कि तुम्हारा जो तैयारी है वो कंप्लीट तैयारी है एग्जामिनेशन, मतलब चैप्टर का। अगर क्वेश्चन पढ़ करके ये समझ जाए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ करके अगर ये समझ जाए कि ये क्वेश्चन को कहानी में कहाँ पे था, ये लाइंस ये समझ गया, तो समझ जाओ कि वो सक्सेसफुल इसका आंसर दे देगा। और जो लोग नहीं समझ पाएँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, शुरू में कहीं बताया गया था या अंत में कहीं बताया गया है, कहाँ बताया गया है, जिनके माइंड में ये कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ठीक है, उन लोगों को क्या ज़रूरत है? उन लोगों को ज़रूरत है कि पहले चैप्टर को पढ़ें। लास्ट में मैंने भी अपने ये टेक्स्ट बुक का लाइंस जैसे मैं बताता हूँ एक्सप्लेनेशन में, तो मैंने भी यही लाइंस यूज़ किए, यहाँ मीनिंग भी बताया, बैड पोजीशन, और फिर जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया, वो तो जो मैं बताता हूँ यहाँ वो वर्बल होता है, यहाँ फिर रिटन रूप में वही सारी चीज़ें रिटन रूप में लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ भी तुमको मिलेगा कहीं लिखा हुआ कि अगली मिडिल पोजीशन में जैक अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशंस चल रहे हैं। उसकी वाइफ ने क्या पहना था, क्या काम कर रही थी, फिर साउंड आया था ऊपर से, ठीक है। जैक वॉज टायर्ड ये लिखा हुआ है, पेंटेड आइवरी, ठीक है। इट इज़ अ केज, ये देखो, ये एक्सप्लेनेशन का पॉइंट में आया। caught himself in an ugly middle position। अब अगर ये पॉइंट, एक्सप्लेनेशन का पॉइंट, चैप्टर पढ़ते वक्त आप अगर फोकस्ड रहे होंगे तो रिकॉल कर लीजिएगा, आपके माइंड में अपने आप ये बात याद आएगी कि जैक को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बुरे सिचुएशन में फंस गया है। ये बताया गया था तुम्हारा लास्ट, ये देखो द एंड, लास्ट का पैराग्राफ से ये लाइन आया है। तो पहले तो ये समझ लिया कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। जिनको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहाँ से आया, वो लोग फिर क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा सिचुएशन था जब जैक ऐसा महसूस कर रहा था कि वो एक अजीबोगरीब और ख़राब सिचुएशन में फंस गया है। ऐसा जैक क्यों फील कर रहा था, किस सिचुएशन की बात की जा रही है, ये आंसर में लिखना है। जो लोग पढ़े होंगे वो क्वेश्चन, जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे
वो लोग ये आंसर जो सैंपल एक आंसर दिया गया है कि कहाँ फंसा हुआ था वो, उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ये लगभग हमको लगता है लेंथ के अनुसार 4 मार्क्स 5 मार्क्स तक को सेटिस्फाई कर देगा। 2 3 तो उसके अंदर आता है, 4 5 मार्क्स के तक भी ये आंसर जो दिया गया है, जो लेंथ है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन लगभग है। 10 लाइन मेरे बोर्ड पर, आपके कॉपी में आप लिखिएगा तो ये हो सकता है कि 20 लाइन चला जाए। तो ये समझो कि 5-6 नंबर तक को सेटिस्फाई कर सकता है ये आंसर, 5-6 नंबर तक का क्वेश्चन को, उतना लेंथ है। और उस कैटेगरी में पूछे जाने लायक भी है ये क्वेश्चन, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है ये भी। ये क्वेश्चन तब आता है जब नहीं पढ़ के जाने वालों की किस्मत खराब होती है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर जो पढ़ के नहीं गया है उसका किस्मत खराब है जिस दिन, तो उसका ऐसा क्वेश्चन आएगा जो ये क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन। और वहाँ फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लोग अटेंटिव रहते हैं, चाहे वो क्लास हो चाहे लेक्चर हो, सीरियसली अटेंटिवनेस के साथ अगर उसको सुनते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को जो आंसर यहाँ दिया हुआ है ना, वो आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बोला जा रहा है। इसी कहानी में ये सारी बातें बताई गई हैं। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो लोग को आसान लगेगा बताई गई चीज़ों को आंसर में। जो लोग नहीं पढ़ा होगा वो लोग को बहुत सारा चीज़ क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, ये क्या बताया रहे हैं, तो इसका मतलब कभी हम सुन में नहीं किए थे। आंसर में शुरू किया, पहले तो इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रखना मेरे तरफ से। VVI जैसे होता है ना, तो ये VVI क्वेश्चन के ग्रुप में है मेरे तरफ से, और नुकसानदायक है उन स्टूडेंट्स का जो भगवान भरोसे बैठेंगे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आना। बताया गया आंसर में, जैक वॉज डिवाइडेड इनटू 2 डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ये जो मिडिल अगली पोजीशन बताया गया है ना, खराब स्थिति, खराब कंडीशन, तो पहला लाइन में ये क्लियर किया गया कि कितना जगह वो फंसा हुआ है, कितने कंडीशंस में फंसा हुआ है। बताया कि 2 अलग अलग 2 जैक वॉज डिवाइडेड इनटू 2 डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। पहला लाइन में क्लियर करना है कि जैक का जो अगली पोजीशन था उसमें वो 2 सिचुएशंस के बीच फंसा हुआ था। तब आगे बताओगे कि पहला क्या और दूसरा क्या, पहला सिचुएशन क्या था और दूसरा सिचुएशन क्या था। पहले तो ये जान ले और समझ लें और याद रख लें कि अगली मिडिल पोजीशन में फंसना उसका मतलब है डिफ़िकल्ट पोजीशन में फंसना। और आंसर जब शुरू किए तो सबसे पहले ये बताएं कि जैक जो है वो 2 तरफ 2 डिफ़िकल्टीज़ के बीच फंसा हुआ था, 2 डिफ़िकल्टीज़ के बीच। अब जब 2 डिफ़िकल्टीज़ तुम याद रख पाओगे तो फिर पहला डिफ़िकल्टी पे आएंगे और तब दूसरा डिफ़िकल्टी पे आएंगे। पहला डिफ़िकल्टी क्या है, यहाँ से शुरू होता है। पहला डिफ़िकल्टी, फर्स्ट डिफ़िकल्टी,
जो वॉज डिससेटिस्फाइड विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। पहला परेशानी जैक को ये है कि आज स्टोरी सुन करके जो सेटिस्फाई नहीं हुई थी, पहला परेशानी जो के तरफ से है कि जो आज उसका स्टोरी सुन करके सेटिस्फाई नहीं हुई थी। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं कि सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, ये उन लोगों को समझ में आ जाएगा जो लोग स्टोरी पढ़े हैं। और उन लोगों के समझ में कैसे आएगा जो स्टोरी पढ़े ही नहीं हैं। उनको अगर बाउंस कर गया कि क्यों सर बोल रहे हैं कि जो डिससेटिस्फाइड थी स्टोरी के एंडिंग से, ये सर क्यों लिखे हैं। अगर ये सवाल किसी के मन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि चैप्टर नहीं पढ़ा है। जो पढ़ा है उस समझ जाएगा कि जो डिससेटिस्फाइड थी जैसा एंडिंग उसके फादर बताए थे उसके स्टोरी को। जैक वॉज अनेबल टू सेटिस्फाई हर एंड पुट हर टू स्लीप। अब इसी को जो ऊपर डिससेटिस्फाइड वर्ड है उसको ही एक बार फिर से यूज़ किया कि जैक असमर्थ रहता है उस दिन। वो अपनी बेटी को कहानी सुना करके संतुष्ट नहीं कर पाता और ना ही उसको सुला पाता है। अब जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे स्टोरी, अब वो लोग के दिमाग में बाउंस कर सकता है ना कि सुला नहीं पाता है, संतुष्ट नहीं कर पाता है, क्या बोल रहे हैं। तो वो लोग को के लिए मेरा सजेशन रहा है हमेशा की तरह कि अगर बताई जा रही चीज़ें आपके दिमाग से बाउंस कर रही हैं तो कृपया अपने दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर न डालें। वो इसलिए बाउंस कर रही हैं क्योंकि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं किया है, या मैं कहूँ कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक ही बात है, तभी बाउंस करेगा ये सब बात। तो तू ऐसा स्टूडेंट्स भाई पढ़ना उसको पढ़ेगा, चाहे जैसे भी पढ़ो, मेरे वीडियोस से पढ़ो, चाहे क्लासरूम में पढ़ो, चाहे जहाँ भी पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। पहले लिखा कि जैक 2 डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में फंसा था। पहला, जो को डिससेटिस्फाइड थी किस चीज़ के, उस दिन के एंडिंग ऑफ द स्टोरी से, ठीक है। उसी से रिलेटेड दूसरा बात लिखा कि जैक अपनी बेटी को ना तो अपने कहानी से सेटिस्फाई कर पाया और न ही उसको सुला पाया। सैटरडे का दिन था, दोपहर का कहानी सुनाने का रिवाज था, मतलब परंपरा था, लेकिन आज की कहानी सुन करके ना तो उसकी बेटी जो संतुष्ट हुई थी उसके एंडिंग की कहानी से और न ही वो सोई थी। तो जैक का वहाँ जो पर्पस था, जितना टाइम वहाँ दिया, वो क्या चला गया, वेस्ट चला गया। पर्पस तो पूरा हुआ नहीं, कोई पर्पस नहीं पूरा हुआ। बेटी ना भी सेटिस्फाई नहीं हुई कहानी के एंडिंग से और ना ही बेटी सो पाई, ना ही वो सुला पाया उसको। दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं सेटिस्फाई हुआ। ये एक तरफ का डिफ़िकल्टी था। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरा डिफ़िकल्टी क्या है, 2 डिफ़िकल्टी लिखे है ना। दूसरा डिफ़िकल्टी है उसकी वाइफ क्लेयर। उधर क्या प्रॉब्लम है, सिंपल है, जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे कि उसकी वाइफ क्लेयर जो है वो प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ मैंने ये नहीं लिखा है कि कितने मंथ की प्रेग्नेंट थी, जबकि कहानी में बताया गया है। तो जो लोग कहानी में पढ़े हैं और जानते हैं कि कितने मंथ की प्रेगनेंसी था उसका, वो लोग लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे से वहाँ छूट गया मान लो, लेकिन
लिख सकते हो ना, 6 months प्रेग्नेंट, 6 मंथ की प्रेगनेंसी थी उसकी वाइफ की, और उसकी वाइफ इस हालत में, प्रेगनेंसी के इस हालत में, नीचे मतलब डाउन स्टेयर्स, फर्स्ट फ्लोर पे, अप स्टेयर्स, जैक जो को कहानी सुना रहा था दिन के समय, सैटरडे के दिन जो ट्रेडिशन था, कहानी सुना के सुलाने का कोशिश कर रहा था। वो उस कोशिश में असफल था, उस दिन असफल रहा पूरी तरह से। इधर नीचे दूसरी तरफ उसकी वाइफ क्लेयर, जो 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, वो अकेले नीचे डाउनस्टेयर्स अकेले वो हाउस होल्ड वर्क कर रही थी। अब जो लोग स्टोरी पढ़े होंगे वो लोग के दिमाग से ये बाउंस नहीं करेगा अगर मैं जो बता रहा हूँ कि वो हाउस होल्ड वर्क अकेले कर रही थी। और क्या कर रही थी ये भी कहानी में बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि क्या कर रही थी वो अकेले, और जिसके लिए एक्सपेक्टेड था कि जैक को उसका हेल्प करना चाहिए था। उस हालत में वो जो काम कर रही थी, भारी काम, बोझ उठाने वाला काम, हैवी चीज़ें इधर से उधर उसको अकेले करनी पड़ रही थी पत्नी क्लेयर को, जो 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। और जैक को कहानी में 2 बार जैक नीचे का डाउन स्टेयर्स से आने वाले साउंड नॉइज़ को सुन करके 2 बार याद करता है। जो लोग कहानी पढ़े होंगे वो लोग को रिकॉल होगा। एक बार जब चेयर के खिसकाने की आवाज़ सुनता है, ड्रैगिंग, तब याद करता है कि जो नीचे अकेले काम कर रही है और उसको उसके साथ होना चाहिए हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ वो अपनी बेटी को कहानी सुनाने में लगा पड़ा हुआ है तो नहीं जा सकता वहाँ। सेकंड टाइम भी जब आवाज़ सुनाई दिया था नीचे से ड्रैगिंग का, चीज़ को घसीटने का, किसी भारी चीज़ को, लकड़ी से बना हुआ भारी चीज़, वुड वर्क्स, तब भी कहानी में जैक को फिक्र होती है। ही रियलाइजेज दैट हिज वाइफ वॉज 6 months प्रेग्नेंट एंड शी शुड अवॉइड डूइंग दीज हैवी थिंग्स। उसको ये एहसास होता है वहाँ कि इस हालत में मेरी वाइफ को इतनी भारी चीज़ें या जो काम कर रही हैं वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन चाह के भी ही कुड नॉट हेल्प क्लेयर, चाह के भी वो क्लेयर का हेल्प नहीं कर पाया काम करने में, और ऊपर बेटी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया अपने कहानी से, और ना ही बेटी को सुला पाया। तो किसी काम का नहीं रहा, दोनों चीज़ यूजलेस चले गए। ना उसका पहला पर्पस पूरा हुआ, ना उसका दूसरा पर्पस पूरा हुआ, ना वो फादर का फ़र्ज़ निभा पाया, ना वो हस्बैंड का फ़र्ज़ निभा पाया, पिता का भी फ़र्ज़ नहीं निभा पाया और पति होने का भी फ़र्ज़ नहीं निभा पाया। पिता होने का फ़र्ज़ निभाने का क्या मतलब है? जो को कहानी सुना करके उसको सुला देना, ये हुआ पिता का फ़र्ज़। और पति का फ़र्ज़ क्या था? क्लियर अपनी पत्नी के काम में जा कर के हाथ बटाना। तो क्योंकि आज का कहानी थोड़ा लंबा चला गया था तो वो नीचे हाथ बटाने भी नहीं आ पाया, तो एज अ फादर भी वो फेल हो गया, एज अ हस्बैंड भी वो फेल हो गया। और यही
जो उसका फेलियर है, बोथ एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड, इसी फेलियर को बोला गया है अगली मिडिल पोजीशन। His failure, he was divided into two difficult situations. First, his duty as a father, he was telling Joe stories traditionally on the Saturday for naps. वो काम कर रहा था एक तरफ, उसमें सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, और लंबा कहानी खींचता चला गया, उसके चक्कर में लास्ट तक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस चक्कर में नीचे पत्नी अकेले काम करती रही। तो दोनों तरफ से जो फेलियर हुआ जैक का, उसी फेलियर को बोला गया है अगली मिडिल पोजीशन। जैक अपने आप को बहुत बुरी पोजीशन में फील कर रहा था कि ना तो हम वहाँ के काम आए ना यहाँ काम आए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ठीक से ध्यान में रखना। थैंक यू।